नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे घर के दोनों बेटे रोहन और रमेश घर में आए तो उनका मन खुश हो गया। घर में पकवानों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, खासकर मालपुओं की, जो बता रही थी कि आज अम्मा बहुत खुश है, क्योंकि अम्मा जब बहुत खुश होती हैं तभी अपने हाथों से मालपुए ज़रूर बनाकर खिलाती हैं। तभी मोहन की बेटी तन्नू दौड़ती हुई आई। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। अपनी 3 वर्षीय बेटी को लाड़ से मोहन ने पूछा, अम्मा कहाँ है? 3 वर्षीय बच्ची ने रसोई की तरफ इशारा किया तो दोनों भाई रसोई की तरफ चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर मालपुए तल रही थी। वही बड़ी बहू सरिता अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही मोहन बोला, अरे ये क्या अम्मा, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी आराम करने की उम्र है और घर में दो दो बहुएं भी हैं, तब तुम क्यों परेशान होती रहती हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने पल्लू से अपना पसीना पोंछा और कहा, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ मोहन। आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ से मालपुए बनाकर खिलाऊंगी। तुम लोगों को बहुत पसंद थे ना बचपन में। अम्मा तो खुशी में दोहरी हुए जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया अम्मा? जब से उस विवादित जमीन का फैसला हुआ है तब से तो अम्मा फूल फूल के कुप्पा हुए जा रही हैं। मोहन बोला, हाँ वो तो है, पर एक बात और भी है। वो क्या अम्मा? अरे थोड़ा सब्र तो कर। चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गर्मा गर्म खाना खाने बैठो, बहुत थक गए होंगे। फिर सरिता की तरफ देखकर बोली, अरे वो बहुरी, छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटों को गर्मा गर्म खाना तो परोस दे। अम्मा की बात सुनकर सरिता ने अपने हाथ का काम छोड़ा और थालियां लगाने लगी। मोहन तो बाहर आ गया, लेकिन रमेश रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा बोली, अरे रमेश, जा ना, तू भी हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, भाभी अभी खाना परोस रही है। अम्मा की बात सुनकर रमेश बोला, अम्मा, रजनी कहाँ है? वो तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही है? उसका नाम सुनती अम्मा का मुंह कसैला हो गया और वो चिढ़ गई। बोली, और कहाँ होगी महारानी? पड़ी होगी अपने कमरे में अपने अटाले को हाथ में लेकर। अम्मा की बात सुनकर रमेश कमरे में आ गया। देखा तो अम्मा की बात सच थी। रजनी हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देखते रमेश को थोड़ा गुस्सा आ गया। बोला, रजनी, तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो, वहाँ अम्मा और भाभी अकेली रसोई में काम कर रही है। अरे कुछ दिनों के लिए आती हो, उसमें भी क्या तमाशा करती हो? थोड़ी मदद तो करवा देती उन लोगों की। रजनी ने उसे देखा और अनदेखा कर दिया। फिर बोली, मुझसे नहीं होता ये सब काम। जल्दी से पैसे लो और चलो यहाँ से। गांव में मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइश तो गांव की ही हो ना तुम भी। और जरा आवाज धीरे करके बोलो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? रमेश ने उसे डांटते हुए समझाया, पर वो आवाज को और तेज करते हुए बोली, सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग चाहे भला माने चाहे बुरा, इन लोगों से मना कर रखने में मुझे क्या फायदा? कह देती हूँ, अपना हिस्सा लो और शहर चलो। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। इतना कहकर रजनी वापस झुककर अपने हाथ के मोबाइल में देखने लगी। देखकर रमेश ने अपना माथा पीट लिया। जानता था कि इस रजनी को समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अपने हाथ मुंह धोकर बाहर आकर भाई के साथ खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सब बातें सुनाई दे ही रही थी। रजनी की बातें सुनकर अम्मा का मन बड़ा कसैला हो जाता था। आज भी हो गया। रजनी का मायका पास ही के गांव में था। अम्मा जी ने खुद उसे पसंद करके उसकी शादी रमेश से करवाई थी। वो तो शुरू से ही ऐसी कामचोर रही है, पर फिर भी अम्मा जी और सरिता ने उसे संभाल लिया। अम्मा जी ने शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे रमेश के साथ शहर भेज दिया था। तब से उसे शहर की जो लत लगी कि गांव में आते ही उसकी जान निकलती थी। एक बार गांव में मोहन और रमेश के पिता की जमीन पर उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। उसके लिए उन्होंने काफी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम बन नहीं सका। आखिर वे रिश्तेदार काफी दबंग थे। अब उनसे जमीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों ने घूस मांगी
और घूस में 15 लाख रुपए मांगे थे। लेकिन वो पूरा पर इसके साथ ही वो पूरा भरोसा भी दिला रहे थे कि वो जमीन उन लोगों के नाम वापस करवा देंगे। अगर 15 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए की जमीन बचती है तो क्या हर्ज है। इसलिए अम्मा जी और दोनों बेटे लग गए पैसों के बंदोबस्त करने में। काफी कोशिश करने के बावजूद भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया था। बाकी के पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका। ऐसे में रमेश ने ही ये आइडिया सुझाया कि क्यों ना दोनों बहुओं के गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर दिया जाए। जब घर पर इस बारे में बात की तो सरिता तो पैसे देने को तैयार हो गई, लेकिन रजनी टालने लगी, ना नुकुर करने लगी। जब अम्मा ने उसे डांटा और बोली, तब अम्मा को जवाब उसने दे दिया। बोली, अम्मा जी, काहे के गहने मांग रही है आप? भला मैंने ठेका ले रखा है आपकी जमीन जायदाद बचाने का? उसकी ये बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो गए। अम्मा बोली, देख छोटी बहू, हम तेरे माता पिता के दिए हुए गहने नहीं मांग रहे, पर हमने जो गहने चढ़ाए थे वही दे दे। जब जमीन हाथ में आ जाएगी तो उसे बेचकर तेरे गहने वापस बनवा देंगे। उसकी बात सुनकर रजनी तुनक गई। बोली, काहे के गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, वो मैं आपको क्यों दूं? मुझसे बेवजह की कोई उम्मीद मत करना। कहते हुए रजनी अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और अपना सारा सामान समेटने लगी थी। इसके बाद वो मायके रवाना हो गई। उसके इस कदम से घर के सब लोग हक्का बक्का रह गए। आखिर सरिता ने ही अपने सारे गहने बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए कम पड़ गए। तो तनु के नाम से उसके नाना जी ने उसके जन्म पर एक एफडी करवाई थी, उसे तोड़वा कर बाकी के बचे हुए पैसों का बंदोबस्त किया गया। बस तब से अम्मा जी को रजनी फूटी आंख नहीं सुहाती। सरिता दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना परोस रही थी। तभी अम्मा बोली, क्यों रे रमेश, तेरी महारानी आई नहीं अभी तक? उसका खाना क्या उसके कमरे में चलकर जाएगा या तू लेकर जाएगा? खाना खाते खाते रमेश के हाथ वहीं रुक गए और वो बोला, अम्मा, आप उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद करती हो? आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना कमरे में ले जाऊंगा। हाँ भाई, जोरू की सेवा तो करनी चाहिए, चाहे जोरू तुम्हें पूछे भी ना। अम्मा ने मुंह बिगाड़ लिया। अम्मा की बात सुनकर मोहन बोला, अम्मा, उसे खाना खाने दो ना, उसे काहे परेशान किए जा रही हो? मोहन की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई। खैर, सब लोगों का खाना निपट गया। उसके बाद सब लोग साथ बैठे, लेकिन रजनी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मोहन बोला, देख रमेश, तुझे अर्जेंट में फ़ोन करके शहर से इसलिए बुलाया गया है कि अपनी विवादित ज़मीन बिक गई है। वो तो मैंने तुझे फ़ोन पर ही बता दिया था। अब अम्मा चाहती है कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसों के बंटवारे का नाम सुनकर रजनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अम्मा ने मोहन की तरफ देखा और इशारा किया, ले, देख ले, आ गई। पर मोहन कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अम्मा से ही बोला, हाँ तो अम्मा, बताओ, क्या चाहती हो तुम? कैसे बंटवारा करना है? उसकी बात सुनकर अम्मा कुछ कहती उससे पहले ही रजनी बोली, भाई जी, इसमें पूछना क्या है? दो हिस्से ही तो होने हैं, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आपने हम लोगों को बुला लिया। आप तो आधा हिस्सा करके पैसे अकाउंट में डाल देते। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों? मेरे हिस्से का क्या? उसे भी पचा जानने चाहती हो क्या? ये बुढ़िया किसके हिस्से में है, वो भी बता दे। अरे अम्मा, अम्मा की बात सुनकर रजनी बोली, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी? 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है। 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। चुप कर, बड़ी आई सलाह देने वाली। कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे जिसका पति उसको कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा है, वो अपनी सास को क्या रोटी खिलाएगा? और हिस्से तो 3 ही होंगे। मुझे मेरा हिस्सा अलग ही चाहिए। मैं अपने बेटों पर बोझ नहीं बनने वाली। अम्मा जी बोली तो रजनी मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में रमेश बोला, ठीक है अम्मा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हिस्से 3 चाहती हो तो हम जो 70 लाख रुपए लाए हैं उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। 70 लाख रुपए के नहीं, 60 लाख रुपए के 3 हिस्से होंगे।
उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया। क्या? 10 लाख रुपए को कहाँ पानी पिला दिया अम्मा जी? अचानक ही रजनी बोली। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। आखिर 10 लाख रुपए खर्च कर देना मायने रखता था। अम्मा, पैसे कहाँ खर्च कर दिए? मोहन ने पूछा। 7 लाख रुपए के बड़ी बहू के गहने बनवाए हैं और 3 लाख रुपए की तनु की एफडी करवाई है। अम्मा की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप हो गए, वहीं रजनी बिन बारिश के बरस पड़ी। हाय अम्मा जी, ऐसा दोगलापन क्यों? बड़ी भाभी ही आपकी बहू है क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी जो उनके गहने बनवा लिया? मेरे लिए नहीं। और फिर तनु की एफडी क्यों? कल को हमारे भी तो बच्चे होंगे, उनके लिए भी क्या आप एफडी बनवाओगी? फिर रजनी रमेश की तरफ देखकर बोली, लो देख लो, ये है तुम्हारी अम्मा जी, जो 2 बेटों में भी 2 भात करती है। एक को सिर आंखों पर बिठा कर रखती है, दूसरे की इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी पत्नी और बेटे के लिए इतना कुछ और हमारे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों छोटी बहू, आज तो दोनों बहुएं बराबरी पर आने की बात कर रही हो? भूल गई जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घूसखोरों को घूस देनी पड़ रही थी? उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तब तुम अपना स्त्रीधन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हुई थी। तब यही बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसों की कमी फिर भी रह गई तो अपनी बेटी की एफडी तक तुड़वाई थी, जो उसके नाना जी ने उसके जन्म पर करवाई थी। तब बराबरी की याद ना आई थी तुझे? आज जमीन का हिस्सा तो लेने चली आई तू। उस समय जमीन बचाने के लिए तुझसे तेरा स्त्रीधन ना निकाला गया? अरे कौन सा तेरे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मांगे थे मैंने? यही तो कहा था ना कि बहू, जो गहने मैंने चढ़ाए वही दे दे। तब तो मुंह पर डंके की चोट पर बोल कर गई थी कि अम्मा जी, आपके चढ़ाए हुए गहने तो मेरा स्त्रीधन है, वो तो मैं आपको ना दूंगी। फिर अब काहे की मुंहजोरी? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक था, जो मैंने उनका हक उन्हें दे दिया। रजनी जब अम्मा जी को मना ना सकी तो रमेश के पास आकर बोली, अरे तुम बैठे बैठे क्या देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? भला इतने से पैसों से हमारा कौन सा फ्लैट खरीदने में आ जाएगा? उसकी बात सुनकर रमेश बोला, रजनी, अम्मा कुछ भी गलत नहीं कह रही है। परिवार योगदान से चलता है, मेरा मेरा करने से नहीं। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरा धन करके यहाँ से चली गई। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना, जो मिलेगा तुम्हारे हक का ही मिलेगा, हक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तब खरीद लेंगे। जब पति लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो भला रजनी क्या कर पाती? फोन करके अपने माता पिता तक को बोली, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी हक का दे रही है तो ले ले, क्योंकि उससे ज्यादा तो कोर्ट भी तुझे दिलवा नहीं पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर हल्ला गुल्ला करके रजनी खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। वही 20 लाख रुपए लेकर उसे शहर चले जाना पड़ा। ये थी कहानी एक ऐसी बहू की जो मुसीबत के समय अपने परिवार का साथ ना दे सकी। क्या आपको उसका इस तरह का व्यवहार अच्छा लगा? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हक। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।